बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं विष्णुकांति, योर एसएसटी टीचर, राजकीय इंटर कॉलेज नंदग्राम गाजियाबाद से आपको एसएसटी की क्लास देती हूँ। बच्चों, एसएसटी की क्लास में 10th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विकास। विकास क्या होता है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, हम किस प्रकार से जान पाते हैं कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके मायने क्या हैं, इसको किस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे, वो सभी चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विकास क्या होता है। विकास का अर्थ क्या होता है, किसी देश का सर्वांगीण विकास। बच्चों, किसी एक मद में न होकर के विकास चहुमुखी पूरे देश का हर एक तबके का व्यक्ति है और सभी के अपना अपना विकास होता है। सभी के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। तो देश का सर्वांगीण विकास होता है जैसे आर्थिक विकास, समानता, आर्थिक समानता, सुरक्षा, स्वतंत्रता आदि पर निर्भर करता है। सिर्फ एक नहीं कि आपका अगर आर्थिक विकास हो गया तो आपका विकास हो गया, ऐसा नहीं है। आर्थिक समानता का विकास हो, सुरक्षा, स्वतंत्रता, इन सभी चीजों पर निर्भर करता है देश का विकास। अब विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति के लिए विकास के मायने अलग अलग हो सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, लोगों के जीवन में सुधार, साथ ही अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हो, तभी हम उसे विकास कह सकते हैं कि हमारे देश का एक्चुअल में विकास हो रहा है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास के मायने अलग होंगे। शहर में रहने वाले या गांव में ही रहने वाले जो सेठ होते हैं, तालुकेदार होते हैं, जो बड़े घराने से बिलोंग करते हैं लोग, उन लोगों के लिए विकास के मायने अलग होंगे। हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। भूमिहीन जो किसान, जिसके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है, जोतने के लिए खेत नहीं है, उसके लिए विकास के मायने क्या होंगे। तो पहले देखिए, उसके लिए विकास के मायने होंगे कि काम करने के दिन अधिक हो। भाई, मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति है तो उसके पास काम के दिन अधिक हो, ज्यादा दिन, साल में ज्यादा दिनों तक उसे काम करने का मौका मिले, तो वो होंगे विकास। उसके लिए वो विकास होगा। बेहतर मजदूरी, जब वो काम करे तो उसके लिए उसे बेहतर मजदूरी दी जाए। और उसके बाद सामाजिक भेदभाव ना हो। जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पर सभी लेबर टाइप के जो लोग हैं सभी को इक्वल नजरिए से देखा जाए और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, ऐसी वो उम्मीद रखता है अपने मालिक के साथ। और उत्तम स्कूल गांव में ही हो। उच्च शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे स्कूल उसके गांव में ही उपलब्ध हो, जिससे उसके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्राप्त हो सके, उसे अपने बच्चों को कहीं बाहर भेजने की जरूरत ना पड़े। तो ये क्या हुआ, ये भूमिहीन किसान के लिए उसका विकास हुआ। अब इसी में जो तालुकेदार होंगे, जो अच्छे पैसे वाले सेठ साहूकार लोग होंगे, गांव के जो राजा महाराजे होते हैं, उनके लिए विकास के क्या काम करने के, उनके लिए विकास का क्या होगा, वो इस बारे में क्या सोचेंगे। उनकी व्यक्तिगत धारणा क्या होगी, काम करने के दिन तो अधिक हो। जो उनके घर में मजदूर लेबर जो काम करता है उसको काम करने के दिन तो अधिक हो, लेकिन क्या हो, उसे मेहनत का जो मेहनताना होता है, जो मजदूरी है, उसे कम देनी पड़े। कम से कम पैसे में व्यक्ति उनके घर में काम करे, ये उनकी अपनी सोच होती है। उसके बाद सामाजिक भेदभाव, वो हमारे बराबरी पे नहीं बैठ सकते, वो उन तालुकेदारों की बराबरी पे नहीं बैठ सकते। वो हमेशा उनके साथ हीन भावना से, हीन नजरिए से, गिरी हुई नजरिए से उसको देखना चाहते हैं कि वो हमारा नौकर है तो नौकर के जैसा रहे। उसके बाद उत्तम स्कूल गांव में हो या ना हो, उनके लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनके पास पैसे होते हैं। जैसे उनके बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं, अच्छी एजुकेशन के लिए वो शहरों में भेज देते हैं, वो विदेशों तक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब ऐसे में गरीब व्यक्ति तो विदेशों में भेज नहीं पाएगा, क्योंकि इतना पैसा लगता है, और गरीब व्यक्ति जो है वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिलवा पाता है। तो और उनके बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा के लिए व्यवस्था गांव में हो या ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शहरों में भेज देंगे, विदेशों में भेज देंगे, जहां जैसे उनके बच्चे की एजुकेशन की जरूरत होगी उस प्रकार से वो वहां पे अपने बच्चे को भेज देते हैं। तो इस प्रकार से साहूकारों के लिए इस प्रकार से उसके मायने होंगे। और इस प्रकार से देखा जाए तो
बच्चों इसमें आपने देखा कि अमीर और गरीब के लिए विकास के मायने अलग अलग होते हैं। अब इसमें हम एक एग्जांपल और लेते हैं। शहर में अमीर एक परिवार की लड़की है, शहर के अमीर परिवार की एक लड़की है, जिसके विकास के मायने क्या हो सकते हैं। वो मन में क्या सोचेगी, उसे अपने भाई की भांति हर क्षेत्र में आज़ादी मिले। जैसे उसका भाई काम करता है, हर क्षेत्र में जहाँ वो जाना चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक वो आ जा सकता है, तो उस तरीके से कोई रोक टोक ना हो, कोई पूछताछ ना हो। इस प्रकार से वो लड़की भी चाहती है कि अपने भाई की भांति जो उसका भाई काम करता है, जो जहाँ पे आता जाता है, उस तरीके से उसको भी आज़ादी, पूर्ण रूप से उसको आज़ादी मिले। इसके बाद अपने फैसले वो खुद ले सके। वो लड़की चाहती है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकूं। वह भी उत्तम शिक्षा प्राप्त करे। वो भी चाहती है कि जैसा हमारा भाई विदेशों में जाकर के शिक्षा प्राप्त करता है, इस प्रकार से उत्तम शिक्षा उसे भी प्राप्त हो सके। अपने भाई की भांति वह विदेशों में जाकर के शिक्षा प्राप्त करे। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के लिए विकास के मायने अलग होते हैं। शहर की वो लड़की है, वो चाहती है कि हम कहीं भी जाएं अपनी मर्जी के मुताबिक, और उसे माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स उसके रोक टोक ना करे। और इस प्रकार से जैसे उसका भाई विदेशों में जाकर के अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, तो वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ जाना चाहे वहाँ जा करके अपने सपनों को साकार कर सके। इस प्रकार से उसके विकास के मायने ऐसे होंगे। इसके बाद फिर देखते हैं आय की जो परिभाषाएं हैं, विकास की परिभाषाएं क्या हो सकती हैं। तो विकास की परिभाषाएं हैं, इसके विकास की परिभाषाओं के अंतर्गत वे नीतियां आती हैं जो लोगों को अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी होती हैं। उसके बाद यह विवादों और उनके उपायों के बारे में सोचने के लिए महत्वपूर्ण है। विवादों, अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसके विषय में विशेष उपाय क्या हो सकते हैं, उनको सोचने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय हो। इसमें सरकार सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही मार्ग का निर्णय करती है। इसमें क्या करती है, सरकार का क्या रोल होता है। सरकार का रोल होता है कि इसके लिए सभी न्यायपूर्ण और सही मार्ग का निर्णय कर पाए। तो विकास के मायने इस प्रकार से इसमें हो सकते हैं। हाँ, चलेंगे। बच्चों प्रति व्यक्ति आय अभी आपने देखी। प्रति व्यक्ति आय देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर हम निकालते हैं। प्रति व्यक्ति आय को हम कैसे निकालते हैं, देश की जो कुल जनसंख्या है उससे जो कुल आय है उसको भाग देकर के, कुल आय, जैसे कुल आय को कुल जनसंख्या से, कुल जनसंख्या से भाग देकर के उसकी प्रति व्यक्ति आय हम निकाल सकते हैं कि इस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इसके लिए प्रतिवर्ष विश्व बैंक विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। विश्व बैंक जो है विकास की रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। इसके अंतर्गत अधिक पीसीआई वाले देश को समृद्ध तथा पीसीआई वाले देश, जहाँ पे पीसीआई ज्यादा होगी उस देश को समृद्ध, यानी पर कैपिटल इनकम। पीसीआई क्या होता है बच्चों, पर कैपिटल इनकम होती है। जहाँ पे पर कैपिटल इनकम ज्यादा होगी उस देश को समृद्धशाली देश घोषित कर दिया जाएगा, और जिसकी पीसीआई यानी पर कैपिटल इनकम कम होगी उस देश को कम आय वाला देश कहा जाता है। भारत हमारा मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में आता है, यानी विकासशील। हमारा भारत देश जो है विकासशील देश की श्रेणी में आता है, मध्यम आय वाली श्रेणी में आता है। विकसित देशों से अभी थोड़ा सा दूर है, पीछे है। इसके बाद जीवन प्रत्याशा। बच्चों जिस देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी वहाँ की जीवन प्रत्याशा भी अच्छी होती है। वहाँ लोग ज्यादा दिनों तक जीवित यानी स्वस्थ रह पाते हैं, तो वहाँ की जीवन प्रत्याशा ज्यादा होती है। अब जैसे देखा जाए तो शिशु मृत्यु दर को अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो शिशु मृत्यु दर जैसे कैसे निकालेंगे, एक साल में 1000 बच्चे अगर पैदा हुए हैं तो 1000 बच्चों का जो जन्म हुआ उनमें कितने बच्चे स्वस्थ हैं, जीवित हैं, और कितने बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। तो इस प्रकार से शिशु मृत्यु दर को हम निकाल सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं 3 आधारभूत इसके मानक क्या है इस विकास सूचकांक के। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। जिस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी और जहाँ की प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी, वहाँ के लोग स्वस्थ होंगे और उस देश को हम विकसित देश कहेंगे। और अच्छी पीसीआई
होगी उस देश की, उस देश को हम समृद्धशाली देश कहते हैं। उसके बाद सतत पोषणी विकास। बच्चों, सतत पोषणी विकास क्या होता है? तो सतत पोषणी विकास यह पर्यावरण में बाधा पहुंचाए बिना, जो पर्यावरण हमारा है उसमें बाधा पहुंचाए बिना विकास, यह विकास भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को समझौता किए बिना, भविष्य की जो पीढ़ी, आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसको भी वो जरूरतें मिल सके। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, इसको हम कम से कम यूज करें, जहाँ ज़्यादा ज़रूरी हो वहीं हम वाहन का उपयोग करें। अदरवाइज हम साइकिल का भी उपयोग कर सकते हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन से थोड़ा सा समझौता करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी ये जो चीज़ें हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, ऐसे चीज़ें हैं जैसे कोयला है, तो इन सभी चीज़ों को हम उन आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। वो आने वाली पीढ़ी भी इन सब चीज़ों का लाभ उठा पाएगी। अगर हम सोच समझ करके चीज़ों को नहीं अगर हम इस्तेमाल करेंगे, ये अनावश्यक ही इनका अगर हम यूज़ करते रहेंगे तो ये चीज़ें लिमिट है, इनकी सीमित मात्रा में है, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी इनके बारे में इनको जान भी नहीं पाएगी कि ऐसी चीज़ें क्या थी हमारे देश में। तो इसके लिए क्या करना है, हम इन सब ज़रूरतों को समझौता किए बिना, इन सब ज़रूरतों को कम से कम इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो वर्तमान ज़रूरतों को संतुष्ट, थोड़ा सा इसमें वर्तमान जो हमारे समय जो प्रक्रिया चल रही है उसमें से हम थोड़ा सा संतुष्टि अपने को रख लें कि नहीं, अगर थोड़ी दूर जाना है तो हम साइकिल का उपयोग करके भी हम जा सकते हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे भी इन चीज़ों का उपभोग कर पाएँ। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हमारे जो सतत पोषणी विकास है वो उसकी प्रक्रिया चलती रहेगी। क्योंकि ऐसी चीज़ों को बनने में यानी होने में इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, ये जल्दी से इनका विकास, पुनः विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसी चीज़ों को अगर हम बना के रखेंगे, बचा के रखेंगे तो हमारे देश का सतत पोषणी विकास होता रहेगा। बच्चों, यह जरूरी नहीं है कि पैसे से, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं विकास, अब यह जरूरी नहीं है कि पैसे से हम सभी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास अगर पैसा है तो हम पैसे से सभी जरूरत की चीजें और सभी सेवाएं हमको मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एक प्रदूषण मुक्त वातावरण हम पैसे से नहीं खरीद सकते। प्रदूषण मुक्त वातावरण यानी स्वच्छ इन्वायरमेंट हम पैसे से नहीं खरीद सकते। और शांति लोकतंत्र, इसे भी हम पैसे से, शांति और लोकतंत्र, अच्छा लोकतंत्र हो, देश में शांति हो, ये हम ऐसी चीजें हम पैसे से नहीं खरीद सकते। इसके बाद उदाहरण के लिए पंजाब की तुलना में मध्य प्रदेश की, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हर क्षेत्र में विकास की गति अलग अलग होती है, विकास का क्षेत्र अलग अलग होता है। जैसे पंजाब की तुलना में मध्य प्रदेश की उपज कम है। पंजाब में 5 नदियों का प्रदेश है जहाँ पर की उपज बहुत भरपूर मात्रा में खेती होती है, खेती की उपज अच्छी होती है। उस प्रकार से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में उसके एवरेज में उपज कम होती है, कृषि की उपज कम होती है। अब जैसे महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए तो केरल में लोग शिक्षित लोग ज्यादा है। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र का विकास अलग अलग मात्रा पर, अलग अलग चीजों पर निर्भर करता है। इसी प्रकार मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है बच्चों? मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? पीसीआई और संयुक्त राष्ट्र संघ। पीसीआई के आधार पर संयुक्त विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, पीसीआई के आधार पर संयुक्त विकास कार्यक्रम जिसको हम कहते हैं यूएनडीपी, हर साल वार्षिक मानव रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसका आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। अगर उस देश का स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, शिक्षा वहाँ पे अच्छे स्कूल है, अच्छी शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, और प्रति व्यक्ति आय वहाँ की अच्छी है, तो उसके आधार पर संयुक्त विकास कार्यक्रम जो है यूएनडीपी हर साल वार्षिक मानव रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके बाद फिर नवीकरणीय संसाधन। बच्चों, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जिनका पुनः हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे पानी हमारे देश में बहुत सीमित है, हमारे पृथ्वी में, वायुमंडल पृथ्वी में पानी बहुत कम है, लेकिन अगर पानी हमारे यहाँ कम है, पीने योग्य पानी कम है, तो उसका पुनः रिसाइकल भी तो होता है। जैसे यहाँ से बह करके पानी समुद्र में गया और सूर्य ने उसको सोखा, सूर्य की गर्मी से वो पानी भाप बन करके ऊपर गया और दोबारा से बारिश हुई, वो पानी फिर हमारी पृथ्वी पे आया और फिर समुद्र में बह के गया। तो इस प्रकार से उसका रिसाइकलिंग भी तो होता रहता है। तो इसे हम कहेंगे
इसे हम कहेंगे कि नवीकरणीय संसाधन। बच्चों, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त करना दुर्लभ हो, जैसे कोयला, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ। कोयले को अगर हम एक बार पूरी तरह से समाप्त कर देंगे तो ऐसा नहीं कि दोबारा इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसे कोयले को दोबारा बनने में, जीवाश्म ईंधन को बनने में बहुत टाइम लगता है, करोड़ों वर्ष लग जाएंगे हमें इंतजार करते करते। तो ये ऐसे साधन है, ऐसे संसाधन है जो हम अनवीकरणीय संसाधन जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम जल्दी से पुनः अपनी आवश्यकता के अनुसार पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके बाद फिर आता है सार्वजनिक विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसे हम राशनिंग भी कहते हैं। और वस्तुओं को, इसमें क्या होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनिंग में हम करते क्या है, वस्तुओं को, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग जीवन यापन करते हैं, उनको रोजमर्रा की चीजें, डेली यूजेस की चीजें, वस्तुएं, जो खाने पीने की चीजें हैं, उन वस्तुओं को कम से कम रेट पर, सरकार की दुकानें जो होती हैं वहाँ पे कम से कम रेट पर सरकार ने अपनी दुकानें खोली हैं, वहाँ पे कम मूल्य पर, न्यूनतम मूल्य पर लोगों को चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं राशनिंग। दूसरी लाइन है, सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य तथा मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति कराना, वस्तुओं की आपूर्ति कराना, ये राशनिंग कहलाता है। ओके बच्चों, विकास की श्रृंखला चल रही है जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? साधारण व्यक्ति को महंगाई से बचाना। इसके उद्देश्य क्या है, इसका मेन मकसद क्या है? साधारण व्यक्ति जो है, गरीब परिवार का जो व्यक्ति है, उसको महंगाई से बचाना, कम से कम कीमत पर उसे खाने पीने की वस्तुएं मुहैया कराना। इसके बाद है देश में सामाजिक कल्याण को प्राप्त करना। देश का उद्देश्य है कि सामाजिक कल्याण को प्राप्त करना, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। प्राकृतिक आपदाओं से बचाना, जैसे बाढ़, सूखे जैसी स्थिति जब आ जाए तो खाद्यान्न जो है, खाद्य पदार्थ जो है, वो गरीब लोगों को उपलब्ध कराना। इसके बाद है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ। ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही है उसके लाभ क्या है? वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करना इससे संभव हो पाता है। और दूसरी चीज, गरीब लोगों को आवश्यक वस्तुएं कम से कम कीमत पर उपलब्ध हो जाए, ये उपलब्ध हो जाती है, ये इसके लाभ होते हैं। उसके बाद जहाँ बहुत सारे लाभ होते हैं वहाँ पे कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ उसकी हानियां भी होती है, कुछ कमियां भी होती हैं। सबसे पहला तो भ्रष्टाचार। जिन चीज़ों को जिन गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए वहां तक ना पहुंच करके बीच में ही ब्लैकमेल कर लेते हैं राशनिंग वाले, तो क्या है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। और यह राजकोषीय घाटे में भी वृद्धि करता है, चूंकि राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, तो इसका जो खर्च है वो राज्य सरकार उठाती है, तो राजकोषीय घाटा भी घाटे को बढ़ाता है। इसके बाद उचित नियंत्रण के अभाव में ये बोझिल सा हो रहा है, इसमें पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये बोझिल सा लग रहा है। बच्चों, इस लेसन में मैंने मेन मुख्य जो बिंदु हैं उनको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद अगर कहीं आपको कोई डाउट रहता है किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आप उसमें एक बार बुक में पढ़िएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इस लेसन को अच्छे से समझ आए, और कमेंट में हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर उम्मीद लगती है, अगर आपको लगता है कि इसके क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, आंसर आपको समझ ना आए, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना, हम इसका एक वीडियो सेकंड पार्ट इसका और बनाने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। बच्चों, बीच में मेरी तबीयत खराब होने की वजह से, स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से मैं वीडियो नहीं दे पा रही थी आपको, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉपी और किताब के माध्यम से आप कितना पढ़ पाएंगे, तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता आप लोगों की हो रही थी कि बिना वीडियो से, कॉपी किताब के माध्यम से आप कितना पढ़ पाएंगे। इसलिए मैंने कोशिश किया कि चलो अब थोड़ा सा रिकवरी हुई है तो आपको वीडियो बना के दें, जिससे कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। ओके बच्चों, वीडियो देखिए, किताब से पढ़िए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। वंदे मातरम।